हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल को और वैदिक काल में ऋग वैदिक काल को पढ़ रहे हैं। और ऋग वैदिक काल में हमने जो है विस्तार से ऋग्वेद के बारे में अध्ययन किया और जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन भी चारों वेदों को हमने विस्तार से पढ़ा है। और अब जो है ऋग वैदिक काल के जो सामाजिक जीवन, जो सामाजिक स्थितियाँ थी, हमने उनको भी पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, उनका राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, उसको हम लोग जो है विस्तार से भी यहाँ पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। कहने का तात्पर्य है कि ऋग वैदिक काल में जो समाज, जो व्यवस्था थी, वो कबीलाई समूहों में और जनों और कबीलों के रूप में, जैसे बंजारों या कबीलों या जनों के रूप में, छोटे छोटे संगठनों के रूप में रहा करते थे, जिसको हम जन कहते थे या कबीला कहते थे। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था क्योंकि इनके 5 कबीले थे। आर्यों को पंचजन कहा जाता था क्योंकि इनके कुल 5 जन थे। क्योंकि ये जब मध्य एशिया से चले थे तो ये जो है 5 कबीले थे, जिनमें से केवल 2 कबीले भारत की तरफ आए और अन्य कबीले जो है देश के और हिस्सों में गए। इसलिए आर्यों को जो है पंचजन कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में राज्य का मूल आधार, ऋग वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल या परिवार था। कहने का तात्पर्य है कि ऋग वैदिक काल में राज्य का जो मूल आधार, मतलब जो छोटी से छोटी इकाई थी, वो परिवार थी। और कुल का मुखिया, तात्पर्य कुल का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कहने का मतलब कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, जिसको हम कुल कहते थे या परिवार कहते थे, उसका मुखिया जो है कुलप, उसके मुखिया को हम क्या कहते थे? कुलप कहते थे। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कई कुल मिलकर, जैसे कई परिवार मिलकर जो है ग्राम का निर्माण करते थे। कहने का तात्पर्य है कि कुल का जो मुखिया होता था वो कुलप होता था या गृहपति कहलाता था। और जो कुल होते थे, कुल का तात्पर्य यहाँ परिवार से है। जब कई परिवार आपस में मिलते थे तो एक ग्राम का निर्माण होता था। और आगे कह रहा है इसी कड़ी में कि ग्राम का मुखिया जो है ग्रामीणी कहलाता था। तो वही कहने का मतलब है कि छोटे छोटे परिवार मिलके जो है एक जो है ग्राम का निर्माण करते थे और ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामीणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर, यहाँ कह रहा है कि अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। जब कई ग्राम मिलते थे तो विश्व का निर्माण होता था। और विश्व का जो प्रधान होता था उसको जो है विश्वपति होता था। जो विश्व का प्रधान होता था उसको विश्वपति कहते थे। और विश्व से जन बनता था। कह रहे हैं जब कई विश्व मिलते थे तो जन बनता था, जो कबीलाई संगठन था। मतलब कबीलाओं का जो एक संगठन होता था जिसको जन के नाम में से जाना जाता था। वही कह रहा है कि जब कई विश्व मिलते थे तो वो जो है जन का निर्माण होता था। जन का प्रमुख जो होता है जनपति, जन का प्रमुख जो है जनपति होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख जो है 275 बार आया है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि कैसे एक परिवार से होकर एक ग्राम बना, ग्राम से विश्व बना, विश्व से जन बना, जन से कैसे जनपद तक बनेगा और 16 महाजनपदों तक ये समाज कैसे एक विस्तार समाज का रूप लेगा। उसी का एक छोटी सी इकाई के बारे में जो है विस्तार कर रहा है कि धीरे धीरे समाज किस तरह परिवर्तित हुआ, उसके बारे में जो है वैदिक काल में आपको समझा रहे हैं।
आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 हिस्सों में बटी थी। अभी हमने देखा है कि कुल, जो कि परिवार का जो मुखिया होता था, जिसको हम कुलप कहते थे, जो कि ऋग वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई होती थी, जो है परिवार या कुल। कई कुल या कई परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे, जिसके परिवार का ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामणी कहलाता था। और कई ग्राम यानी ग्राम का कई समूह मिलकर जो है एक विश्व का निर्माण करता था, और जो विश्व का मुखिया होता था वो विश्वपति कहलाता था। इसी तरह कई विश्व या विश्व का कई समूह मिलकर जो है एक जन का निर्माण करता था, और जन का जो मुखिया होता था वो जनपति कहलाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह हमने अभी पहले बताया था कि सबसे छोटी इकाई ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी या परिवार होता था, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। और धीरे धीरे कई परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया ग्रामणी होता है। फिर कई ग्राम मिलकर एक विश्व का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया एक विश्वपति होता है। और कई विश्व मिलकर एक जन का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया जनपति होता है। और ऋग वैदिक काल में अब तक जो है जन जो है यानी कि कई विश्वों का जो समूह था वो जन उस ऋग वैदिक काल की जो है सबसे बड़ी इकाई थी। और उत्तर वैदिक काल में आते आते यही जो जन है ये जनपद बन जाएगा। उत्तर वैदिक काल में यही जो जन है वो जनपद बन जाएगा। हम लोग आगे इसको उत्तर वैदिक काल में जो है पढ़ेंगे। तो अब तक हमको जो यही केवल जन तक ही जो है सबसे बड़ी इकाई थी ऋग वैदिक काल में। उसके बाद जो है जनपद कैसे बनता है, इसके आगे 16 महाजनपद कैसे होते हैं, ये यहीं से ऋग वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई केवल जो है जन तक थी। और यही जन और यही कबीले या कई जन का जो समूह होता था कबीला कहलाता था। यही संगठन होता था जो कि एक कबीलाई समूह कहलाता था। अगर यहाँ देखा जाए कबीले का एक राजा का यहाँ तात्पर्य जो है सरदार से है। राजा का तात्पर्य जो है यहाँ पे सरदार जो कबीलों का एक मुखिया होता था, एक सरदार होता था। यहाँ पे राजा का जो है तात्पर्य सरदार से है। तो कबीले का एक सरदार या राजा होता था, जिसे हम क्या कहते थे, गोप कहा जाता था। एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि कबीले का मुखिया जो होता था या सरदार जो होता था उसे क्या कहते थे, गोप कहा जाता था। राजा का प्रमुख कार्य कबीले की रक्षा करना। राजा का जो है उन कबीले का जो मुखिया होता था, सरदार होता था, उसका प्रमुख कार्य था कि कबीले के सभी लोगों की जो है रक्षा करना। राजा की तुलना इंद्र वरुण से की गई है। कहता है कि ऋग्वेद में जो कबीले का जो मुखिया होता था उसको इंद्र और वरुण से उसकी तुलना की जाती थी, यानी उसको देवता के समान माना जाता था। सरदार यानी राजा का पद वंशानुगत था, लेकिन जनता का अनुमोदन आवश्यक था। यहाँ पर देखिए एक बात कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में जो सरदार का या मुखिया का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, लेकिन जनता के अनुमोदन पर आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब कि जनता का वहाँ पे जो है रजामंदी जरूरी थी। और यही स्थितियाँ बदलती हैं। उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो जो राजा का पद या मुखिया का जो पद होगा वो वंशानुगत हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या करता है कि इतना शक्तिशाली हो जाता है मुखिया कि जो जनता से रजामंदी या अनुमोदन लेना जरूरी नहीं समझता है। इसीलिए जो है उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जो है बुराइयां आना शुरू हो जाती हैं। ऋग वैदिक काल में और कह रहा है आगे कि वैदिक काल में राजा नियमित सेना नहीं रखता था। ऋग वैदिक काल में जो राजा या मुखिया होता था, जो सरदार होता था, उसके पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी। युद्ध के समय जो है कबीले के लोग जो है एकत्र होकर जो है युद्ध लड़ते थे। कोई मुखिया का कोई सेना नहीं होती थी। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल आएगा और ये जो मुखिया है खुद सेना रखने लगेगा और अपनी एक नियमित जो है अस्थायी सेना रखने लगेगा, और यही एक राजा होने की प्रक्रिया की जो है शुरुआत होने लगेगी। अभी तक युद्ध में हाथियों का प्रचलन नहीं था। युद्ध धनुष और बाण से होता था। कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में अभी तक जो है
हाथियों का जो है युद्ध में प्रचलन अभी शुरू नहीं हुआ था, और जो युद्ध लड़ा जाता था वो धनुष और बाण से जो है युद्ध लड़ा जाता था। इस समय तक राजा को किसी भी समय, कह रहा है कि इस समय तक राजा को किसी भी दशा में ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना जाता था, और न ही कभी किसी प्रकार की दैवी शक्ति का दावा करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋग वैदिक काल में जो राजा होता था वो अपने आप को जो है किसी भी दशा में ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं मानता था, और कोई भी जो है दैवीय शक्ति को नहीं मानता था कि मैं जो है किसी ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूँ। लेकिन होता क्या है, जब उत्तर वैदिक काल आता है तो यही जो राजा है अपने आप को जो है मान लेता है कि जो है मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर ने मुझे भेजा है और मैं ही देवी शक्ति का एक रूप हूँ, और आप हमारी जो है पूजा कीजिए या हमें ईश्वर का रूप मानिए। मतलब जो राजा या मुखिया होता है इतना शक्तिशाली हो जाता है उत्तर वैदिक काल में आते आते कि ये खुद को ही ईश्वर मानने लगता है, और अपने आप को जो है दैवी शक्तियों का दावा करने लगता है, खुद की सेना रखने लगता है। और जो पद होता था जो कि जनता के रजामंदी से मुखिया चुना जाता था, जो अब जनता का अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं समझता है, और खुद अपने आप को खुद ही राजा घोषित कर देता था। इसीलिए धीरे धीरे जो है ऋग वैदिक काल की जितनी अच्छाइयाँ थीं, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल जैसे ही आएगा उतनी ही बुराइयां बढ़ती चली जाती हैं उत्तर वैदिक काल में। राजा की सहायता हेतु कह रहा है यहाँ पे कि सरदार या राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी व ग्रामणी नामक प्रमुख अधिकारी होते थे। कह रहा है कि राजा अपनी जो है सेना नहीं रखता था, लेकिन फिर भी राजा की मदद करने के लिए पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी नामक जो है प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। राजा के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पद होता था तो वो पद होता था पुरोहित का। और पुरोहित का पद जो है, पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। राजा को उचित और अनुचित ज्ञान कराता था। कह रहा है कि राजा के बाद अगर कोई पद सबसे श्रेष्ठ पद होता था तो वो पुरोहित का पद होता था, और वही राजा को जो है उचित और अनुचित मार्ग का जो है ज्ञान कराता था। राजा की प्रजा, राजा जो है प्रजा की रक्षा करता था तथा प्रजा उसे बलि नामक कर देती थी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बलि क्या है। बलि एक प्रकार का जो है कर है, टैक्स है। तो वही कह रहा है कि राजा जो है प्रजा की रक्षा करता था और उसके बदले में क्या है प्रजा से बलि नामक जो है टैक्स या कर लेता था। ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद में जो है सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। सभा और समिति मिलकर राजा को निरंकुश होने से रोकती थी तथा उनके अधिकारों को सीमित करती है। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हम। सभा, ऋग्वेद में जो है सभा और समिति नामक दो संस्था है। सभा में जो श्रेष्ठ लोग या वृद्ध लोग होते थे, मतलब बुद्धिजीवी लोग और श्रेष्ठ लोग होते थे, कुलीन लोग होते थे, वो लोग सभा में शामिल होते थे, सभा के सदस्य होते थे। और समिति जो कह रहा है कबीले के जो सभी आम लोग होते थे वो जो है समिति के हिस्सा हुआ करते थे, समिति के भाग होते थे। तो वही कह रहा है कि सभा और समिति मिलकर राजा को निरंकुश, निरंकुश यानी तानाशाह होने से रोकती थी तथा उसके अधिकारों को सीमित करती थी। मतलब राजा जो है या सरदार जब उस समय का जो था मुखिया, वो कोई भी ऐसा निर्णय न ले जिससे जो है प्रजा या वहाँ की जनता के हित में न हो। इसलिए जो है सभा नामक जो और समिति नामक जो दोनों संस्था थी वो जो है राजा के ऊपर जो है नकेल लगा के रखती थी, ताकि वो किसी प्रकार का जो है कोई भी मनमाना जो है कोई आदेश न जारी कर सके। इसके लिए जो है उसको नियंत्रण में रखने के लिए राजा की सभा और समिति होती थी। और यही जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो राजा जो है इतना निरंकुश और इतना तानाशाह हो जाएगा कि सभा और समिति को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। सभा और समिति को समाप्त कर देगा। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। समिति में जन के लोग शामिल होते हैं।
कह रहा है कि समिति में जन यानी जो कबीले के सभी लोग होते थे वो शामिल होते थे। समिति ही राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो समिति जो थी वो कबीले के जो सभी आम लोग जो होते थे वो समिति के हिस्सा हुआ करते थे, समिति के भाग होते थे, वही जो है मुख्य रूप से राजा पे क्या करते थे, नियंत्रण रखा करते थे। समिति राजा का निर्वाचन करती थी, समिति जो है राजा का निर्वाचन करती थी तथा उसे गद्दी से उतारने तथा उसकी जगह पर दूसरा राजा बैठाने का कार्य करती थी। कह रहा है कि अगर राजा मनमाने ढंग से अगर कोई कार्य करता था तो समिति जो थी वो राजा का निर्वाचन करने के साथ साथ राजा को गद्दी से उतारने का भी कार्य करती थी और उसकी जगह पर दूसरे को राजा बनाने का कार्य करती थी। और इसी वजह से जो राजा जो था वो आने वाले भविष्य में उत्तर वैदिक काल में क्या करता है, सभा और समिति नामक दोनों संस्थाओं को ख़त्म कर देता है ताकि उस पर कोई अधिकार न कर सके या नियंत्रण न रख सके। अथर्ववेद में कहा गया है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को राजा की दो पुत्रियां कहा गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, सभा और समिति राजा की दो पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद से लिया गया है और उसमें कहा गया है कि ये राजा की जो है दो पुत्रियां हैं। विदथ आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, इसे जनसभा भी कहते थे। विदथ जिस तरह सभा और समिति होती थी उसी तरह एक संस्था और थी जिसको हम विदथ के नाम से जानते थे। ये भी एक ऐसी संस्था थी जो राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदथ में भाग लेती थी। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी कि जो स्त्रियां होती थी वो सभा और विदथ में भाग लेती थी और आने वाले समय में जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो धीरे धीरे जो है महिलाओं को सभा और विदथ में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। इसीलिए कह रहा है सभा श्रेष्ठ और कुलीन, जैसा कि आपको हम पहले ही बताया है कि सभा जो होती थी वो वृद्ध या श्रेष्ठ या कुलीन लोगों की जो संस्था थी, जबकि समिति की बात करेंगे तो संपूर्ण कबीले की संस्था थी। इसको हम ऊपर भी आपको समझाए हैं कि वृद्ध सभा जो होती है वो वृद्ध लोगों की, बुजुर्ग लोगों की या बड़े लोगों की या श्रेष्ठ या कुलीनों की संस्था थी और आम लोगों की संस्था जो थी वो समिति थी। और दोनों ही संस्थाएं जो है राजा के अधिकारों पर या उसके नियंत्रण करने का कार्य करती थी। यहाँ पे देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए मुख्यतः 5 प्रकार की संस्थाएं थी। पहला सभा, समिति, विदथ, गण और परिषद। यहाँ पे जो 5 संस्थाएं थी जो राजा की सहायता के लिए बनी हुई थी, बाद में राजा जो है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और तानाशाही और निरंकुशता की तरफ बढ़ता गया और उन्होंने जो ये संस्थाएं थी 5, इनके धीरे धीरे महत्व को कम कर दिया और कुछ को तो समाप्त ही कर दिया। लगभग जो है ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक जीवन के बारे में हमने पूरा विस्तार से पढ़ा है और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा राजनीतिक जीवन के बारे में जो है आपको किसी भी किताब से मिलेगा। हमने पूरा का पूरा जो है एक तरफ से आपको एक कहानी के रूप में आपको जो है पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन के बारे में हमने बता दिया है। इसके बारे में हम लोग अब ऋग्वैदिक काल का जो है हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में देखा जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल की तरफ चलेंगे हम लोग।